हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे क्योंकि जैसे ही पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो भारत आए तो आपने इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह बताया गया कि भारत का जो एयरपोर्ट सिस्टम है उसको वो चौक हो गया है एक तरीका से। और हो क्या गया है कि वहां पर टेक्निकल एरर्स आने लगी हैं और टेक्निकल एरर्स को माना गया कि कोई ये साइबर अटैक है या फिर जो अमेरिका है या जो पश्चिमी देश हैं जो हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, क्या उनके द्वारा भारत को एक चेतावनी है। ये है क्या आखिर? पहले आप न्यूज आर्टिकल्स देखते हैं किस तरह के न्यूज आर्टिकल्स हैं। 7 मेजर इंडियन एयरपोर्ट्स हिट बाय द साइबर अटैक, ये ऐसा न्यूज है। आगे देखना इस वाले में, ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स का चेक इन सिस्टम एट दैट इंडिया टॉप एयरपोर्ट फेस द इश्यूज, यानी कि जो चेक इन सिस्टम है वो ही क्या हो गया, चौक हो गया, वो रुक गया, उसमें कोई परेशानी आने लगी। देखो ये द इंडियन एक्सप्रेस का है, जीपीएस स्पूफिंग जीएनएसएस इंटरफेरेंसेस रिपोर्टेड एट दैट इंडियन एयरपोर्ट, ऐसा ये न्यूज है। आगे देखना, ये देखो ये है डिजिटल टर्मिनल की न्यूज है। 7 मेजर एयरपोर्ट अक्रॉस इंडिया हिट बाय द साइबर अटैक जीपीएस सिस्टम, ये न्यूज। आगे देखना इस तरीका का द हिंदू का, बिहाइंड दैट सीन्स ऑफ दैट ए बॉम्ब थ्रेट टू फाइट दैट हाउ अथॉरिटीज रिस्पॉन्ड। तो इस तरीका के न्यूज आपने देखे होंगे। ये है क्या इशू, और ये इशू वास्तव में क्या देश के अंदर से क्रिएट किया गया है या देश के बाहर से क्रिएट किया गया है, या वास्तव में जब पुतिन भारत आ रहे हैं क्या भारत को एक चेतावनी है ये कि भाई अपनी हद में रहो। और क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा कुछ ही दिन पहले अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भारत और रूस के बीच में बातचीत भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उन्होंने कहा था कि बातचीत। लेकिन यहां पर जब पुतिन आए तो यहां पर क्या हुआ, दोनों के बीच बायलैटरल मीटिंग्स हुई। अब जहां तो बात की भी मैंने थी यानी कि बातचीत की भी, लेकिन यहां बायलैटरल मीटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये वेस्ट से भी एक साजिश हो, या हो सकता है कि देश के अंदर से यानी कि जो देश का 0.5 फ्रंट है क्या उसकी भी कोई गलती है, या ये उसकी ही कोई साजिश है, या वो भी कोई आपको संकेत दे रहा है। इसे हम यहां पर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस न्यूज आर्टिकल को आप देखिए, हवाई अड्डों की खराबी एक भू राजनीतिक हमला है क्या ये? आपने ये देखा समस्या क्या है, एक लक्षित हमला, कोई तकनीकी खराबी नहीं। ऐसा माना गया कि वास्तव में कोई तकनीकी खराबी नहीं है बल्कि ये साइबर अटैक है, और साइबर अटैक के द्वारा हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि ओएस जो है वो उन्होंने हैक कर लिए हैं, और प्रमुख हवाई अड्डों पर एक साथ सिस्टम विफल हो गया। इंडिगो, एयर इंडिया और आकाशा के चेक इन सिस्टम जो है अचानक से पूरे भारत में रुक गए। अब वो रुकने का कारण क्या था, अब समझे इसे। माइक्रोसॉफ्ट का झूठ, एक जानबूझकर किया गया स्विच ऑफ, यानी कि ऐसा माना गया कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है उसने ये स्विच ऑफ किया, लेकिन बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खुद मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं है, हमने कुछ भी स्विच ऑफ नहीं किया, हमारा कुछ शटडाउन नहीं है, ये बोला गया। लेकिन भू राजनीतिक समय, पुतिन की यात्रा से पहले चेतावनी, जैसा मैंने आपको बताया कि पुतिन की जो यात्रा है क्या वास्तव में उसको लक्षित करके हमें एक जो संकेत दिए गए हैं कि भाई अपनी हद में रहो, रसिया से थोड़ा दूर रहो, और क्या क्या समझौते आप करते हो उन पर हमारी नजर है। क्या वास्तव में ऐसा कुछ है, देखेंगे इसे आगे। भेद्यता, डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अब ये सारी घटना देख करके हमें यह लगता है कि जिस तरीका से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, उसी तरीका से कहीं ना कहीं ये जो आज की जो डिजिटल कंपनियां हैं, जो एमएनसीज हैं वेस्ट की, वो भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कार्य कर रही हैं। जैसे भारत का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा पश्चिमी तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर है, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पश्चिम पर निर्भर है। अगर वो पश्चिम पर निर्भर है तो कहीं ना कहीं वो अपने जो लीडर हैं उनके प्रभाव में आकर के ये धमकी दे सकते हैं या इस तरीका की कायराना हरकत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या ये वो है, वह है? आगे चीन के मॉडल के साथ तुलना, अब बात आती है कि हमें करना क्या चाहिए। हमें चीन के मॉडल के तरह हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने होंगे, और ये प्रधानमंत्री मोदी कई बार इसके लिए बोल भी चुके हैं कि हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने होंगे, क्योंकि कभी भी जैसे 1999 का जो युद्ध हुआ था कारगिल वॉर, उसमें जीपीएस को अमेरिका ने एक्सेस के लिए मना कर दिया था जब हम एक अपने क्रूशियल पॉइंट पर थे। क्या वास्तव में उसी तरीका से आज अगर हम टैरिफ पे नहीं झुके तो क्या वास्तव में हमें ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है या डिजिटल जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके द्वारा झुकाने का एक जो मौका ढूंढ रहा है अमेरिका या फिर वेस्ट? आगे का रास्ता आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हमें करना क्या होगा, हमें आत्मनिर्भर भारत पर जाना होगा, और मोदी जी इसके लिए कई बार बोल चुके हैं हमें अपना इंडिजिनस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। अब आगे देखते हैं, मैं इसे विस्तार से आपको बताता हूं। विस्तार से यह है
कि दिसंबर 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए, और भारत आने जब वो आए तो यहां पर उनके साथ बहुत सारे रक्षा सहयोगी समझौते होने थे, व्यापार और आर्थिक मामलों में समझौते होने थे, उसी तरीका से हमारे और भी समझौते यहां पर होने थे। अब उसमें जैसे S-500 की डील की बात थी जो नहीं हो पाई, ऐसे ही Su-57 की बात थी, वो उस पर काम हुआ है, और S-400 की जितनी भी अभी खेप रुकी हुई है वो आगे डिलीवर की जाए, इस पर बात हुई थी और उस पर भी सहमति बनी कि वो भी आगे जल्दी से होने वाला है। अब ऐसा होने से, जो कि अब आप जानते हैं कि S-500 एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली हमको प्रदान करेगा कि जो अमेरिका या चाइना या पूरे विश्व में कोई भी, भाई बड़ी शक्ति तो यही है, अमेरिका हो या फिर चाइना हो, तो ये जो शक्तियां हैं हमें डरा नहीं पाएंगी। किससे? न्यूक्लियर वार, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की ही असेट है, यानी कि अमेरिका को अगर भारत पर दबाव बनाना है तो वो पाकिस्तान से हमें न्यूक्लियर वार की धमकी दिलाएगा या कहेगा कि मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा। पाकिस्तान ऐसा बोलेगा, अमेरिका डायरेक्ट नहीं बोलेगा। तो अगर हमारे पास में ये सुरक्षा S-500 जैसी होगी तो अमेरिका की वहां बिल्कुल नहीं चलने वाली, अमेरिका की वहां दाल नहीं गलेगी। अब अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि हमारे पास S-500 या S-400 की पूरी सुरक्षा में प्रावधान हो जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका या वेस्ट के द्वारा यह साजिश रची गई कि भाई भारत को भी एक संकेत दिया जाए, भारत को एक संकेत दिया जाए कि तुम कितने वल्नरेबल हो, कितने कमजोर हो, आज भी हमारे ऊपर निर्भर हो। और साथ ही साथ पुतिन को भी एक जो संकेत दिया जाए कि देखो जिनके आप यहां जा रहे हैं ना, आपका जो मित्र है वो कितना वीक है, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं बना पाया, या वो उसकी जो विमानन कंपनी है वो पूरी तरीका से एयरलाइंस जो है वो हम पर निर्भर है। हम हैं उनके क्या है, हम हैं उनके सूत्राधार, या हम उनके एक तरीका से बुनियाद देते हैं। अगर हम अपना हाथ खींच लें तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो ये जो एक संकेत था, क्योंकि आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय भाषा, कूटनीतिक जो भाषा होती है वो संकेतों की भाषा होती है, वहां ओपन होकर के कुछ नहीं बोला जाता। तो ये संकेत की भाषा हो सकती है। आगे देखेंगे। अब हम इसमें 2-3 हम दृष्टिकोण लेकर के चलेंगे। एक हमने वेस्ट का देख लिया, और दूसरा हम देखेंगे अपने 0.5 फ्रंट को, क्या उसकी भी इसमें कोई ना कोई हस्तक्षेप है, क्या उसका भी कोई हाथ है, देखने वाले हैं। यानी कि इंटरनल भी देखेंगे और एक्सटर्नल भी देखेंगे। पुतिन की यात्रा से ठीक पहले भारत की डिजिटल संप्रभुता पर एक लक्षित हमला है ये। और संप्रभुता क्या होती है आप जानते होंगे, पॉलिटी आपने पढ़ी होगी। तो संप्रभुता यानी कि हम जब अपनी नीतियां अपने देश और अपने हित के अनुसार तय करते हैं और उसमें बाह्य कोई हस्तक्षेप ना हो, उसे बोलते हैं सोवरेनिटी। ये हमारी सोवरेनिटी पर डायरेक्ट क्या था, हमला, अराजकता। जब भारत के हवाई अड्डे थम गए, क्यों थम गए, जैसे मैंने आपको बताया, पूरे भारत के हवाई अड्डे अचानक और एक साथ सिस्टम फेल हो गया। इंडिगो एयरलाइंस और एयर इंडिया, आकाशा जैसी प्रमुख एयरलाइंस प्रभावित हुई, जिससे चेक इन सिस्टम जो है वो ठप हो गया। हजारों यात्री फंसे रह गए और उड़ान तो विलंबित हो गई। भारत के विमानन क्षेत्र का गौरव घुटनों पर ला दिया गया। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिगो को लेकर के भी एक बड़ी हलचल मची हुई है कि भाई वहां पर यात्रियों के झुंड खड़े हुए हैं। वो दूसरा है FDTL रूल की वजह से है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हो सकता है कि बता नहीं रही हो कि भाई ये भी एक समस्या हो सकती है ना। लेकिन अभी तो वो यही है कि भाई FDTL रूल की वजह से ऐसा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में लेकर के चलेंगे, ये मुद्दा भी हो सकता है। आगे देखेंगे। ये खराबी या एक सोची समझी चेतावनी, यानी कि वास्तव में ये खराबी थी या हमें एक संकेत था। मैंने बताया ना कि एक जो साइन लैंग्वेज में बात होती है, जो इंटरनल होती है ना, कूट लैंग्वेज होती है उसकी, तो क्या ये कूट लैंग्वेज में हमें एक चेतावनी है, देखते हैं। आधिकारिक तौर पर इसे एक सर्वर ग्लिच बताया गया, यानी कि कोई भी सरकार ये तो बाहर आकर कह नहीं सकती कि नहीं नहीं हमारी जो सुरक्षा में चूक हो गई है। वो कहते हैं कि नहीं, एक ग्लिच है ये, है ना, थोड़ी सी परेशानी है। वे चाहते हैं कि आप विश्वास करें और 2025 में दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकें अचानक एक साथ क्रैश हो गई हैं। लेकिन असली सवाल आज भी बना हुआ है। असली सवाल क्या है, तकनीकी खराबी है या पुतिन की यात्रा और भारत को एक संकेत है? अभी ही क्यों? ठीक उस समय जब 1 साल का इंतजार के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे थे, उसी समय यह ग्लिच क्यों आ गया? कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन फिर भी एक विचार जो है तार्किकता के आधार पर किया जा सकता है। समय ही सब कुछ है, सिर्फ एक मुलाकात ही नहीं, एक संदेश था। क्योंकि जब पुतिन यहां पर आए तो वो एक मुलाकात नहीं है, वो एक संकेत, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि वो एक संकेत था अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए संकेत ये था, पूरे वेस्ट के लिए एक संकेत था कि आप कहते हो कि हम बात ना करें, हम बायलैटरल ट्रेड करेंगे और बायलैटरल मीटिंग करेंगे, और आप जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। समझ गए ना? ये अमेरिका की जो प्रधानी है उसको डायरेक्ट एक चेतावनी है, उसका जो अहंकार है उसको एक चेतावनी थी, ये पुतिन और मोदी जी के द्वारा। और कहीं ना कहीं इसको ही लेकर के उन्होंने ये कार्य किया होगा, ऐसा हमें मानता हूं। पुतिन की यात्रा सिर्फ एक हैंडशेक नहीं थी, बल्कि एक क्या थी, विश्व को एक
संकेत था। विश्व में जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। एजेंडा, महत्वपूर्ण रक्षा सौदे, ऊर्जा गलियारे और पश्चिमी नियंत्रण के दरकिनार करने वाले एक व्यापारिक मार्ग की बात हुई थी। मैंने एक वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बनाई है कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक का एक जो रास्ता हम बनाने वाले हैं और किस तरीका से हम अपना जो ग्वादर को बिल्कुल खत्म करके चाबहार को एक नया जो बंदरगाह के रूप में तैयार कर रहे हैं और वहां से हम मध्य एशिया तक जाने के लिए एक रूट बना रहे हैं। ये भी एक वो हुआ है समझौता, जैसा कि मैंने आपको बताया। पश्चिम का डर क्या है? पश्चिम इस गठबंधन से घबराया हुआ है। उन्होंने एक ऐसा संदेश भेजना था जो सरकार को सुनाई दे। अब वेस्ट क्यों घबराएगा? देखो, खुद तो वो तेल भी ले रहे हैं रसिया से, खुद वो गैस भी ले रहे हैं, लेकिन भारत को उससे दूर रखेंगे ताकि भारत निर्भर बना रहे हमेशा वेस्ट के ऊपर, समझ गए, या फिर अमेरिका के दबाव में हमेशा रहे। लेकिन भारत अपना जो सोवरेनिटी की बात जब हम करते हैं तो भारत ने सोवरेनिटी दिखाने का प्रयास किया है, जिससे अमेरिका और उसके जो डीप स्टेट है, जॉन सोरोस जैसे जो लोग हैं या उस तरीका के जो और भी जो उनके डीप असेट्स हैं वो घबराए हुए हैं और इसीलिए वो इस तरीका की जो साजिश है वो कर रहे हैं। झूठ पकड़ा गया, माइक्रोसॉफ्ट का डैशबोर्ड बनाम जमीनी हकीकत। अब माइक्रोसॉफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि भाई नहीं नहीं हम तो सही हैं, उन्होंने दिखा भी दिया। उन्होंने कहा कि ऑल प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड वर्क इज ऑपरेशनल, सभी हमारे जितने प्रोडक्ट हैं सब ऑपरेशनल है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्क्रीनशॉट जो है वो क्या कर दिया, शेयर कर दिया। लेकिन फिर भी हमारे जो एयरपोर्ट है वो अंधेरे में क्यों थे? ये भी एक बड़ा सवाल है ना। अगर इनका ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम कर रहा है और हम कह रहे हैं ग्लिच आ गया और यहां पर सारे एयरपोर्ट अंधेरे में, ऐसा क्यों है? आप इस दोनों बातों से ही मैं ये निष्कर्ष निकाल रहा था कि कहीं ना कहीं एक साजिश है और ये या तो ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने थोड़ी देर के लिए उसको शट डाउन किया है, इस वजह से ऐसा है। अब ये आप निर्णय लें कि क्या है वास्तव में। निष्कर्ष क्या है? गैस लाइटिंग है, डैशबोर्ड हरा था, लेकिन हमारे हवाई अड्डे अंधेरे में थे। ये है, यह कोई बग नहीं है, ये एक स्विच था। यानी कि क्या वास्तव में ये बग है या फिर थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया गया था उन्होंने, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए और ये जो है हमारे जो एयरपोर्ट हैं वो अंधेरे में डूब गए। या हमसे जो माइक्रोसॉफ्ट है वही झूठ बोल रहा है। जब डैशबोर्ड और जमीनी हकीकत मेल नहीं खाते तो ये एक तकनीकी विफलता नहीं है, ये एक गुप्त ऑपरेशन की तरह हमें दिखता है। इसे टारगेटेड थ्रॉटलिंग ऑफ द सर्विसेज, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? टारगेटेड थ्रॉटलिंग ऑफ द सर्विसेज, यानी कि सेवाओं में जानबूझकर उसको धीमा कर देना या तो उन पर कोई बाधा डाल देना कहा जाता है। और इसका मतलब यह है कि किसी ने कहीं से जानबूझकर सेवाओं को बंद कर दिया। जैसे बिजली तो आ रही है लेकिन आपके घर में नहीं आ रही, इसका मतलब है कि बाहर से कोई तार हटा हुआ है। इसी तरीका से आप इसे समझ सकते हैं। पश्चिम का डिजिटल ब्लैकमेल जो कि कूटनीतिक विफल हो गई है। अब पश्चिम ने तो हमें डराने की कोशिश की, क्या वास्तव में वो सफल हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास में एक ऐसा लीडर हो जो विजनरी हो, जो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो, तो फिर आने वाले जो कोई भी हमें डराने का प्रयास करेगा तो वो हमारी जो सॉवरेनिटी है वो उसको जीरो तक नहीं लेकर जा सकता। यानी कि बिल्कुल दबाव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से बिछ जाएंगे उसके सामने, वो स्थिति नहीं आने वाली। अब इसमें क्या है कि प्रतिबंधों की धमकी दी गई थी हमें, पता है आपको, अमेरिका के द्वारा कि हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन अमेरिका कभी प्रतिबंध भारत पर लगाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं चाइना से डर है और चाइना को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद एक पपेट है अमेरिका और चाइना की। तो इसलिए उसको एक ऐसा देश चाहिए कि जो इंडो पैसिफिक पे अपना दबाव रखता हो और जिसके पास अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी हो जो चाइना को काउंटर कर सके। इसलिए कभी भी अमेरिका भारत के ऊपर इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि भारत उसकी पहुंच से बाहर हो जाए। दूसरा, कूटनीतिक दबाव। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता पर कायम रहा, यानी कि कूटनीतिक दबाव उन्होंने बनाया, लेकिन हमने कहा कि भाई हम अपनी पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग तय करेंगे। आपने जयशंकर जी का जो भाषण है वो भी सुने होंगे कि हमको डिक्टेट नहीं कर सकता वेस्ट, हम अपनी नीति, हमें किससे तेल खरीदना है किससे नहीं, ये हम तय करेंगे। क्लियर? लोकतंत्र पर लेक्चर। अब पहले आपको देखते हैं कि भाई अमेरिका कहता है कि भाई भारत में लोकतंत्र खतरे में है, या भारत को अपने जो ये माइनॉरिटी और XYZ है ना, लहसुन पुदीना, इनको सही से रखना चाहिए, और इसी तरीका के लेक्चर हमें देता था। लेकिन हमने क्या बताया? हमने बता दिया कि वी आर द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को जन्मदाता हैं, हमारे यहां से डेमोक्रेसी पैदा हुई है, हमें इस पर लेक्चर मत दो। अब फ्रस्ट्रेशन है। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये डिजिटल वार के रूप में हमारे सामने आ रही है। जो आप इसे देख रहे हैं ना कि ये ग्लिच वगैरह और ये स्विचिंग हो रही है, ये एक थ्रेट है हमें। एक हमला है, दो संदेश है। दो संदेश क्या है? पहला जो मैंने आपको बताया भारत को, तो ये है कि भाई आप अपनी औकात में रहो, आप ज्यादा सोवरेन होने की कोशिश मत करो, आज आप हमारे हाथ में हो। क्यों? उन्हें लगता है कि जो जितनी एमएनसीज हैं हमारी,
हम पूरे विश्व पर राज कर रहे हैं। अभी भी उन्हें लगता है कि हमारा सूरज कभी नहीं डूबता, आज भी उन्हें यह लगता है कि हम चौधरी हैं पूरे दुनिया के। लेकिन आज उनके सामने चाइना और भारत जैसी जो देश हैं, रसिया तो पहले से ही उनके सामने है जब से अमेरिका बना है, लेकिन भारत और चाइना आज दो ऐसी महाशक्तियां उनके सामने खड़ी हो गई हैं जो अपनी जो नीतियां हैं उनको अपने अकॉर्डिंग डिक्टेट करने की कोशिश कर रही हैं। और ये जो दर्द है ये वेस्ट को और अमेरिका को बहुत ज्यादा है। दूसरा संदेश पुतिन को था जो मैंने आपको बताया कि आपका जो दोस्त है वो इतना वल्नरेबल है कि उसके पास अपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप इनसे क्या ही, आपका दोस्त जो है, ये कूटनीतिक भाषा है कि आपका जो दोस्त है बहुत ज्यादा कमजोर है, आप कमजोर के साथ बैठ रहे हो। तो ये एक संदेश देना था। दूसरा है अंदर का दुश्मन, जो मैं 0.5 फ्रंट की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है। ऐसा लोग मानते हैं या ऐसा लोग कह रहे हैं कि डीजीसीए का जो चेयरमैन है, का जो प्रमुख है वो फैज अहमद किदवई है। और फैज अहमद किदवई कब नियुक्त किया गया है? वो किया गया जनवरी 2025। और जब से ही इसको नियुक्त किया गया है उसके बाद से विमानन क्षेत्र में किसी तरीका की बहुत सारी घटनाएं देखने के लिए मिली हैं। अब ये एक कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस है या वास्तव में ऐसा है, लेकिन अगर आप देखोगे कि जो पूर्व इनके जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं उनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है ना, जैसे स्नेक्स इन द गंगा, उसमें आप पढ़ेंगे उनके इतिहास के बारे में तो कितने रॉ के ऑफिसर्स उन्होंने पकड़वाए हैं और उनको फिनिश करवाया है। ये सारा का सारा आपको उस बुक में पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो लगता है। और ये जो सवाल है ये पैदा होता है कि क्या कोइंसिडेंस है या वास्तव में आज भी वही है जो उनके साथ था, है ना, जो उनके साथ था। यह एक संयोग नहीं है और नहीं हो सकता। उनकी नियुक्ति के बाद ही ये स्नूपिंग या स्पूफिंग या ऐसे जो ग्लिच हैं इनकी जो संख्या है वो लगभग बढ़ी है ना। और पहले भी आगाह किया गया था, लेकिन ऐसा मानते हैं कि इनकी भी जो मानसिकता है वो जिहादी है, ठीक है ना, मजहब के लिए झुकी हुई है, ऐसा मानते हैं लोग। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लोग ऐसा कहते हैं कि इनके भी मन में वही है। अब है नेक्स्ट है हाइब्रिड युद्ध क्षेत्र, गलियारों और मिसाइलों के बिना युद्ध। अब बात आती है कि वास्तव में आज हम जब बात करते हैं कि युद्ध कैसे होंगे, आज युद्ध होंगे साइबर वारफेयर के। आज युद्ध जो है वो गोली से नहीं लड़े जाएंगे, आज युद्ध डिजिटल लड़े जाएंगे। और वो डिजिटल युद्ध में जीतेगा कौन? युद्ध में कौन जीतेगा? जिसके पास अपना एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वही जीत पाएगा। और क्या वास्तव में भारत ये सब कर रहा है? भारत कर रहा है, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी है, उसकी गति धीमी है। क्या हम कर पाएंगे? बिल्कुल हम कर पाएंगे, ये जरूर है। हम आज जो बता रहे हैं कि आज का जो टाइम है वो गोली से युद्ध नहीं होने वाले, आज के युद्ध होंगे वो डिजिटल युद्ध होने वाले हैं। अब इसमें क्या है? लक्ष्य है नागरिक जीवन को बाधित करना, दहशत फैलाना। ऐसा क्यों करे उन्होंने? ताकि लोग पैनिक करें, लोग सरकार पर दबाव बनाएं। और जब सरकार पर दबाव बनाएंगे तब वो उधर से फोन करके कहेंगे कि देख लो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, इस टाइप से। क्लियर? अब खतरा क्या है भाई? अब खतरा ये है कि जैसे कि आज हमारे एयरपोर्ट्स को टारगेट किया जा रहा है, कल हो सकता है कि हमारे पावर ग्रिड को टारगेट किया जाए, परसों हो सकता है कि बैंकिंग सिस्टम को टारगेट किया जाए, उसके नेक्स्ट डे हो सकता है कि हमारे रेलवे सिस्टम नेटवर्क को पूरे को टारगेट किया जाए। तो ये पहली सीढ़ी है, धीरे धीरे इसकी नेक्स्ट है। अगर आप नहीं मानोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक समस्या है और इसको जो सरकार तो खैर जानती है और वो उस पर कार्य कर रहे होंगे, ऐसी मेरा मानना है। डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी की चाबी उनकी, तिजोरी हमारी, यानी कि चाबी उनके पास है, तिजोरी यहां है। अब आप देखो वो जब चाहेंगे आपकी तिजोरी खोलेंगे, तो चाबी तो उनके पास है, डेटा उनके पास है, हमारी जो गर्दन है वो उनके हाथ में है अगर डिजिटल रूप से देखा जाए तो। अब इससे हमारे जो समाधान है वो हम क्या निकालेंगे ये तो देखेंगे। और समाधान वह है जो चीन ने निकाला है। चीन के पास अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वे हैं। चीन ने अपनी डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित की है। अब वो कहते हैं कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की बात तो बहुत हो गई, हमें डिजिटल सॉवरेनिटी भी लेकर नहीं। और डिजिटल सॉवरेनिटी के लिए हमारे पास सबसे बड़ा एग्जांपल चीन है। चीन ने तो व्हाट्सएप और नहीं माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कुछ नहीं चलाता, उन्होंने अपने ही प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए हैं, इसीलिए वह आज डिजिटल रूप से सोवरेन है। भारत की निर्भरता, हमारे हवाई अड्डे, बैंक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे अमेरिकी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर है। हम जो है 1.4 अरब लोग हैं, एक कंपनी के द्वारा बंधक बनाए गए हैं। ऐसा एक संकेत है कि वास्तव में लगता है कभी कभी कि एक अमेरिकी जो एमएनसीज है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे वो गूगल है या कोई भी है, उनके द्वारा क्या हम बंधक हैं? हम इतने सारे लोग हैं, क्या हम उन पर निर्भर हैं? नेक्स्ट,
हम कब तक पुरानी गलतियों को रोना रोते रहेंगे। अब बात आती है कि भाई ठीक है, भारत की जो सरकार है उसे 11 वर्ष हो चुके हैं, पुरानी जो सरकारें थी वो गई, उनका अलग ही सिस्टम था। वो कहते थे कि वेस्ट जो कहता ना कि भाई मुर्गा बनो, तो मुर्गा नहीं बनते थे, वो बिछ जाते थे सीधे कि नहीं मुर्गा नहीं, हम तो चरण वंदना करेंगे, है ना। तो वो चरण वंदना में लग जाते थे, तो उनकी तो बात ही खत्म करो। बात आती है राष्ट्रवादी सरकार की, राइट विंग की सरकार, यानी कि मोदी जी की जो सरकार है, उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि 11 साल हो गए, क्या हमने एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। अब हम पिछली सरकारों को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई वो थे, ठीक है बहुत हो गया। अब हमें आगे बढ़ना होगा, हमें पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं है। पुरानी गलतियों से ही सिर्फ ये नहीं है कि भाई उन्होंने गलती की, हम क्या करें, नहीं, अब बदलना पड़ेगा। क्या हम हमेशा के लिए कांग्रेस को गाली देते रहेंगे? अब बंद कर देना चाहिए। हमारे स्मार्ट माइंड सिलिकॉन वैली चले जाते हैं, लेकिन अपने देश के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं बना सकते? कह रहे कि भाई हमारे पास तो भाई जो ब्रेन है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन क्या हम अपने देश में रख करके उनका यूज नहीं कर सकते? उनसे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सकते? हाँ, इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा? हर हमले का जवाब दिया जाएगा जब पश्चिम का दाव उल्टा पड़ेगा। यह हमला बैकफायर करेगा। अब हमारी आंखें खुलेंगी। हिंदू तब तक नहीं जागते जब तक कि हम पर मार नहीं पड़ती। यानी कि हमारे देश का नेचर है। जैसे ही मैंने आपको बताया 1999 में जब हमारा जो कारगिल वार हो रहा था, तो जीपीएस की सर्विस बंद की थी अमेरिका ने। यानी कि जीपीएस की वो सर्विस जो डिफेंस में यूज होती है, उन्हें देने से मना कर दिया था। अब आप सोचें कि फिर हमने अपना सब निर्माण किया, समझ गए। अब हमें जीपीएस की डिफेंस में कोई जरूरत नहीं है, वो रहे या ना रहे हम कर लेंगे अपना कार्य, हमने वो सब कर चुके हैं। तो हमारे ऊपर जब तक मार नहीं पड़ती, जब तक हम हमारे देश का जो नेचर कुछ ऐसा हो गया है कि जब तक प्रतिबंध नहीं लगते, जब तक हम उभर कर सामने नहीं आते। तो हो सकता है कि आज ये जो सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज बन जाए। यानी कि किया गया है बुरे के लिए, लेकिन हम हमारे लिए इसमें से कुछ अच्छा निकल करके आए, ऐसी उम्मीद मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमारा नेचर ऐसा रहा है कि जब जब दुनिया ने हमें दबाने की कोशिश की है, हम उभर कर सामने आए हैं, हम और तेजी से जोर से सामने आए हैं, और यह हमारा इतिहास रहा है। अब बात आती है गिली चब और नहीं चलेगा, ये प्रतिस्पर्धा शुरू होगी और हम बनाएंगे क्या? हमला हुआ है, हमारा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, हमारा अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारा अपना फायरवॉल होगा, और हमारे पास में फिर आएगी डिजिटल संप्रभुता। हमारे पास क्या चलेगा? क्योंकि अब हम पे अटैक हुआ है, हम पे हमला हुआ है। हम पे जब हमला हुआ तो हम क्या बनाएंगे? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस बनाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे चलता है? क्लाउड बेस होता है। तो यानी कि अपना जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या बनानी पड़ेगी? फायरवॉल, क्योंकि बाहर से अटैक भी होंगे। और फायरवॉल जब हम बना लेंगे तो उससे हमारी डिजिटल संप्रभुता निश्चित हो जाएगी, ऐसा हम मानते हैं। और ये जो मोदी जी ने एक संदेश दिया था, वो पहले भी कहते रहे हैं, वो कहते रहे कि भाई हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करेंगे। क्या इस पर कार्य चल रहा है? ये तो सरकार बताएगी। और तुम हमारे सॉफ्टवेयर को नियंत्रित कर सकते हो, हमारे भविष्य को नहीं। हम तो उनसे यही कहेंगे, हम तो भारतवासी होने के नाते उनसे एक ही बात कहेंगे कि आप हमारे सॉफ्टवेयर को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन हमारे भविष्य को नियंत्रित आप नहीं कर सकते। भारत बाउंस बैक करेगा, और भारत एक बहुत ही ज्यादा जो मजबूत अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करेगा, जो पूरे विश्व के लिए, जैसा हमारा यूपीआई है वो एक मिसाल है, उसी तरीका से हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगा। फ्रेंड्स, आपने लेक्चर यहां तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।